फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्क्राइब करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा था, क्योंकि उन इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज आज के लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखो, हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि डेल ऑफ एस इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, देखो उस रियल मीनिंग को देखते हैं। अब रियल मीनिंग ये है कि जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट हीट देते हैं सिस्टम को, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे रिवर्सिबली देन चेंज इन इट्स एंट्रोपी। अब हर एक टर्म को अगर देखें हम कि जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट हीट देंगे सिस्टम को, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने मान लिया T पे, रिवर्सिबली मतलब बिल्कुल स्मॉल चेंज में, मतलब जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया वैसे ही मतलब एकदम से हटा लिया उसको। रिवर्सिबली मतलब बिल्कुल इनफाइनेटेसिमल चेंज, है ना। तो उस रिवर्सिबली पे जैसे ही हमने उस सिस्टम को हीट दी तो वहां पे चेंज इन इट्स एंट्रोपी। अब हमें पता है एंट्रोपी हमारी क्या होती है, डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, क्योंकि जैसे ही सिस्टम एक, पहले हम मान के चलेंगे कि सिस्टम हमारा एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, लेकिन हमने क्या किया, बिल्कुल इनफाइनेटेसिमल हीट दी। जैसे ही हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एकदम से एक्शन करेंगे। जैसे ही एक्शन होगा तो वहां पे ऑर्डर जो होगा सिस्टम का, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर डिसऑर्डर में आएगा तो हमारे पास वहां पे एंट्रोपी की टर्म यूज होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली चीज ली गई है, ये वाला फॉर्मूला लिया गया है, ठीक है। यानी एंट्रोपी चेंज होगी कब, जब हम इनफाइनेटेसिमल मतलब हीट देंगे रिवर्सिबली और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये आता है। इसका जो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसका रियल मीनिंग ये है कि हमारे पास सिस्टम है, जैसे ही हमने हीट दी तो सिस्टम का जो ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे एंट्रोपी की टर्म आई। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो टोटल एस सिस्टम जो होता है प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू हमारे पास यूनिवर्स होता है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। हमें पता है यूनिवर्स हमारा किन किन से मिलकर बना होता है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग से। तो हमें पता है कि सराउंडिंग के में इस हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सराउंडिंग है वो कितना बड़ा है। अगर हम उसमें हीट दे भी तो उसमें कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो ये वाली केस जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, ये वाला जो केस होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उस इतने बड़े सराउंडिंग में उस छोटी सी हीट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो ये वाली केस हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम जो डायरेक्टली इस इक्वल आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग। इतना क्लियर हो, सॉरी सराउंडिंग तो जीरो ही हो गया ना, डेल्टा एस यूनिवर्स के इक्वल आ जाएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि सराउंडिंग हमारा जीरो हो गया, क्योंकि इतने बड़े एटमॉस्फेयर में उस छोटी सी हीट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। अब इस पे बेस हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, हम उन न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो हम छोटी क्लासेज में पढ़ते आते हैं, लेकिन मेन बात आती है हमारी न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इस पे। तो हम उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, ये जो फॉर्मूला अभी हमने किया था एंट्रोपी और हीट का, उस पे बेस है। अब देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आएंगे कि जैसे ही हमने एंट्रोपी में चेंज किया, हमारे पास n मोल्स हैं आइडियल गैस के, जैसे ही वो एक्सपेंड किए Vi से Vf, Vi हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, और रिवर्सिबली और आइसोथर्मली है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 पे किया है, तो हमें एंट्रोपी निकालनी है। अब हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है dq बाई टी। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दे दी गई है, दैट इज इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल है तो उस जो हमने सिस्टम में ये वर्क मतलब ये काम हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि हर एक पार्टिकल पे तो हम करेंगे नहीं कि कहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, उसके लिए हम टोटल के लिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज करेंगे, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता था, ठीक है, dw बाई टी, दोनों के नीचे हम यूज कर देते हैं। dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। यहाँ पे देखो
क्या आया। अब ये देखो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि आइसोथर्मली है। अब आइसोथर्मली है तो यहाँ पे हमारे पास बीयू आइसोथर्मल के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डेल ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हमारा 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज डी ऑफ डब्ल्यू बाय टी। क्लियर। अब हमारे पास ये भी हमने देखा था कि जो हमारा डी डब्ल्यू होता है किस केस में, रिवर्सिबली केस में, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये भी होता है। तो हम क्या लिख देंगे, डी डब्ल्यू की जगह पे पी डी वी बाय टी। अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है कि हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P है ना, तो P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से एन आर टी बाई वी आ जाएगी। क्लियर है। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा ना P और इंटू डी वी और बाय एन आर टी बाई वी था, सॉरी V, और ये आ जाएगा T। ठीक है। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो n हमारा कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमारे पास nr बाहर बचा और इंटीग्रेशन में बचा dv बाय v। ठीक है। अब dv बाय v बचा, हमें पता है कि 1 बाय v, और इंटीग्रेशन इसका हमें, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय v का, दैट इज ln v। तो ये आ जाएगा nr o ln v। अब यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो हमने क्या क्या लेंगे, दैट इज vi से vf, क्योंकि लिमिट गिवन है कि इनिशियल से फाइनल जा रहा है वॉल्यूम की। तो vf माइनस vi, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं दैट इज vf माइनस vi। अब यहाँ ln और ये आ जाएगा vf बाय vi। ये हमारे पास नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस में टर्म है तो वो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी, अगर हमारे पास n मोल गिवन है और एक्सपेंड कर रही हो वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल में, तब हमारे पास, और ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो रिवर्सिबली है और आइसोथर्मली है, क्योंकि उसी केस में हमारे पास डेल ऑफ u है वो 0 हो सकता है। अगर ये एडियाबेटिकली होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये पूरा चेंज इन एंट्रोपी ही 0 हो जाता है ना। तो चेंज इन एंट्रोपी ही 0 हो जाता, तो यहाँ पे आइसोथर्मली है, ये वाली चीज 0 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे और उसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज nr को हम nkb भी लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा nkb ln vf बाय vi। ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। n हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वहां पे हम मोल्स का यूज करेंगे। kb की वैल्यू हमें पता है, और ln जो है vf बाई vi उन जो एक्सपेंड वॉल्यूम हो रही है उनकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हमारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड आ सकती है। ये जो न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं कि जब हमें एंट्रोपी निकालनी हो, कब, जब m ग्राम जो है लिक्विड वो हीट कैपेसिटी C हीटेड हो रहा हो, जब टेम्परेचर Ti मतलब इनिशियल से फाइनल में जा रहा हो, तब हमें एंट्रोपी निकालनी हो। तो कल के लेक्चर में जब हमने इसका बेसिक्स करवाया, जो हमने बोला था कि उस जो बेसिक है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या था हमारे पास कि dq इज इक्वल टू हमने निकाला था mc dt, ये हमने निकाला था। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल ऑफ s इज इक्वल टू dq बाई t होता है। अब इसमें भी इंटीग्रेशन हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल में गिवन है, तो हमें इंटीग्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सॉरी dq बाई t होता है ना, ठीक है। अब dq बाई t लिया हमने। अब यहाँ पे dq जो कल के फॉर्मूले में हमने बताया था कि जब हमारे पास, ये कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही हो। अब यहाँ पे फिर से वही हीट कैपेसिटी की बात आ रही है, तो हीट कैपेसिटी की बात आ रही है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे dq इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज mc dt और बाय t आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वही इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, mc को बाहर ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट भी और मास हमारे पास गिवन होगा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें गिवन होगी इन सब की वैल्यू। ये मैं सिर्फ आपको टाइप बता रही हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सको।
तो यहाँ पे mc आ जाएगा और यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt बाई टी का, तो यह आ जाएगा ln ऑफ टी। अब इसकी जो कंडीशन है मतलब जो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है दैट इज t1 से लेकर tf, तो सेम वही हो जाएगा दैट इज mc ln tf माइनस ti। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tf बाई tf माइनस ti है तो हम नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा mc ln tf बाई ti, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले यूजफुल हैं, दोनों ही एक ही जैसे हैं, सिर्फ नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी ही तो यूज की है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब हमारे पास m ग्राम गिवन हो लिक्विड का और हीट कैपेसिटी और हमें टेम्परेचर निकालना हो, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है mc ln tf बाई ti। ठीक है, देखो मैंने अलग से लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनका बेसिक भी हमने करवाया था कल के जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें। हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो मटेरियल, तो उस केस में हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो हमारे पास dq की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी दैट इज mn। ये मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करने से पहले जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने बेसिक करवाया था, क्योंकि वो बेसिक इसमें यूज हो रहे थे, इसीलिए उन बेसिक का यूज मैंने किया था ताकि यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे जो dq है वो ml लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट है और जो एक m ग्राम का मटेरियल है वो लेटेंट हीट कन्वर्ट हो रहा है फेज 1 टू अनदर फेज में। अब लेटेंट हीट में तो हमें पता है सॉलिड से सीधा मेल्टिंग होता है, क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे dq इज इक्वल टू ml। अब चेंज इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज जब हम करेंगे तो हमें पता है dq बाई t आता है, इतना क्लियर है। अब dq हमारे पास क्या है ml है, तो हम क्या लिख देंगे दैट इज ml बाई t। तो इन टाइप के क्वेश्चन में जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो ना तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ना ही मास में m ग्राम ऑफ में, ना ही जो हमारी लेटेंट हीट है उस वो एक फेज से अनदर फेज में चेंज हो रही है, वो नहीं चेंज हो रही, उसमें हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका करें, तो ये सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी दैट इज ml। तो ये हमारे जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किया है उन पे जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सारे टाइप यहाँ पे करवा दिए। इन्हीं टाइप में से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग गिवन होंगी कि लेटेंट हीट गिवन होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी, या फिर सिंपल चेंज इन एंट्रोपी जो हमने पहले NKB LNBF बाई VI जो फॉर्मूला निकाला था उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हीट इंजन के बारे में। ओके, होप सो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।